नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना है कि वो यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे क्योंकि वहाँ पर जान-माल की काफ़ी हानि हो रही है। कई सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के और रूस के लोग मारे जा रहे हैं इस युद्ध में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आँख के नीचे, उनके नाक के नीचे इनफैक्ट सीरिया के अंदर में एक तरह से देखें तो बहुत बड़ा जनसंहार जो है पिछले 4 दिनों में हुआ है। मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो 1300 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है और जो वहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको उनके घरों को भी जलाया जा रहा है, उन्हें जिंदा जला करके मार दिया जा रहा है और बॉडीज़ को ऐसे जैसे कि कूड़े को फेंकते हैं उस टाइप से फेंका जा रहा है। और ये जो हालात है सीरिया का, इसके ऊपर पश्चिमी देशों में एक तरह से देखें तो चुप्पी सी बनी हुई है। और 3 दिन के चल रहे नरसंहार के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री, जिनको अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता है, मार्को रूबियो, उनका बयान आया कि इस तरह का जो वायलेंस हो रहा है सीरिया में वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने जो सीरिया में अभी रजीम है उससे कहा है कि जवाबदेही तय करें, इस हिंसा के पीछे कौन लोग शामिल हैं। जो सीरिया में जो नया रजीम आया, जो प्रेसिडेंट वहाँ पर हैं अहमद अल शारा वहाँ के प्रेसिडेंट बने, जो कि पहले रेबल ग्रुप के चीफ थे। सीरिया में शासन बशर अल असाद का था दशकों तक, और जो तख्ता पलट हुआ रेबल ग्रुप्स के बिना अपोजिशन का दमिश्क पर कब्जा करने के बाद, उसके बाद बशर अल असाद रूस भाग गए, जहाँ की रूस की सरकार ने उनको मानवता के आधार पर शरण दिया है। और उसके बाद मोहम्मद अल शारा ने सरकार बनाई सीरिया में, और इनका जो पुराना जो संबंध है अल कायदा से माना जाता है। अल कायदा और जो भी आतंकी संगठन है उनके साथ इनका संबंध है था, और अब जाकर के ये सीरिया के राष्ट्रपति खुद बन गए। यूरोप के कई देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भी जाकर के इनसे मुलाकात करी और कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश की कि यूरोप के जो देश हैं वो सीरिया के साथ जो नई सरकार बनी है उनको पाँव जमाने में उनको मदद करेगी और शांति स्थापित करने में मदद करेगी। लेकिन मोहम्मद शारा का एक बयान कि जो भी रजीम के बचे खुचे तत्व हैं सीरिया के अंदर में, उनका खात्मा किया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें माफ़ नहीं करा जाएगा, बताते हैं कि इस बयान देने के बाद उनकी जो सेना है उनको लटाकिया एक प्रोविंस है जो कि समुद्री इलाके में है, कोस्टल प्रोविंस है, जहाँ की बशर अल असाद के सपोर्टर्स अभी भी काबिज है वहाँ पर। जब उन्होंने अपनी सेना भेजी तब जाकर के ये हिंसा भड़की, और जो रजीम की जो अभी आर्मी है, जो भी सोल्जर्स हैं, इनके भड़काने के बाद जो वहाँ के अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हिंसा करी गई, और उस हिंसा के बीच में करीबन 1300 लोग मारे गए। तो ये जो हिंसा का दौर है वो अब तक अनअबेटेड है, अब तक रुका नहीं है, अब तक थमा नहीं है। और वैश्विक जगत में बहुत बड़ी चिंता है कि जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको उनका कहीं खात्मा ना कर दें। ये लोग क्रिश्चियंस हैं, अलावाटियाज हैं, शिया मुस्लिम्स हैं, इस तरह से कई सारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनके ऊपर अटैक्स लगातार बने हुए हैं और उनका रोकथाम अब तक हो नहीं पाया है। सीरिया जो है दशकों से लेकर कई कई दशकों तक वहाँ पर सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। जब बशर अल असाद भी शासन में थे तब भी वहाँ पर सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई थी। याद होगा कि भारत ने भी अपने भारतीय जो सीरिया में थे उनको इवैक्यूएट किया था, वहाँ से लाया था। जब नरेंद्र मोदी की पहले कार्यकाल की सरकार थी, हमने भी कई भारतीयों को सीरिया से वापस भारत लाया था, क्योंकि वहाँ पर जो गृह युद्ध था वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो रखा था। और अब दशकों के बाद गृह युद्ध खत्म होने जो गृह युद्ध चलने के बाद, बशर अल असाद के तख्ता पलट के बाद जो नया रजीम बना है मोहम्मद अल शारा का, उसके तहत जो इतिहासविद हैं और जो कमेंटेटर्स हैं वैश्विक जगत के, उनका मानना है कि जो जिहादी एलिमेंट्स हैं वो सत्ता में आ गए हैं और उनका जो इंटॉलरेंस है
कि असद समर्थित जो जनसंख्या है, जो सपोर्टर्स हैं, उनको टारगेट कर कर के उन्हें मारा जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी चिंता का सबब है और कई सारे जो पड़ोसी देश हैं, वो जियोपॉलिटिक्स के तहत सीरिया के भू-भाग पर भी आँख जमा करके रखे हुए हैं और एक तरह से देखें तो उनका मानना है कि सीरिया का बाल्कनाइजेशन यानी कि कई टुकड़ों में बांट देने वाली स्थिति आने वाले समय में बन सकता है। देखें तो इज़राइल के बारे में कहा जाता है कि ये जो रेबल ग्रुप्स अभी जो सत्ता में हैं उनको आर्म वगैरह सप्लाई जो है इज़राइल के द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा था, क्योंकि इज़राइल जो है बशर अल असद के सत्ता के खिलाफ था और बशर अल असद जो है उनकी जो सत्ता जो थी उनका सपोर्ट रूस और ईरान से मिला हुआ था। तो रूस और ईरान के समर्थित वो सत्ता में थे, उनका सत्ता था और अमेरिका और इज़राइल और बाकी देश उनके खिलाफ रेबल्स को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे थे। इसका इसका खुलासा जो है तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर बनी हैं नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की, अ, उन्होंने अपने जब उनकी हियरिंग जब हो रही थी कांग्रेस में वहाँ पर, तब उन्होंने जो बिडेन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने अल-कायदा वैसे एलिमेंट्स के साथ मिलकर करके सीरिया में तख्ता पलट करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो जिहादी सीरिया में थे उनके साथ अमेरिका खड़ा था जब जो बिडेन की सरकार अमेरिका में थी। तो कांग्रेस के अंदर में तुलसी गबार्ड ने भी माना कि अमेरिका ने सपोर्ट किया था अल असद बशर अल असद की सरकार को गिराने में और इन जिहादियों को सपोर्ट करने में। नाटो का एक प्रमुख देश है टर्की तुर्की तुर्की की भी बहुत दखल-अंदाज़ी है और जितने भी ये रेबल ग्रुप्स आए हैं, ये तुर्की समर्थित ही हैं, मोहम्मद अल-शारा वगैरह जो भी हैं। ये तुर्की के समर्थन से ही उन्होंने अटैक करा था बशर अल-असद के शासन पर बशर अल-असद के शासन पर और तुर्की एक नाटो का बहुत बड़ा पावर कंट्री है, नाटो का बहुत मुख्य देश है और नाटो का जो मुखिया है वो अमेरिका है। तो कहीं न कहीं साठ-गाँठ जो है इज़राइल, तुर्की और अमेरिका का दिखता है जिसमें कि बशर अल-असद का तख्ता पलट करा गया और उसके बाद अभी जो जिहादी जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो शासन में आ गए। इनके इनकी जो आर्मी है इनका नाम है हयत अल तहीर अल शम जिसे शॉर्ट में एचटीएस कहते हैं। इनका अटैक जो है वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर निरंतर चला जा रहा है और टिकटॉक जैसे वीडियो पर ऐसे लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि जश्न मना रहे हों, जैसे कि जो नरसंहार हो रहा है उस बात का जश्न मना रहे हैं। यूरोप में शांति है, इस बात को लेकर के कोई चिंता बताया नहीं जा रहा है वहाँ पर। जिस तरह की चिंता कहते थे कि गाज़ा में जिस तरह से बमबारी हो रही थी, गाज़ा में जब जैसे जान माल की हानि हो रही थी, जिस तरह की चिंता यूरोप उस विषय पर बता रहा था, वैसे चिंता सीरिया के बारे में नहीं बता रहा है और इसी बात को लेकर के इज़राइल के विदेश मंत्री ने भी एक मैसेज दिया कि यूरोप का कहीं न कहीं डबल स्टैंडर्ड सीरिया में हो रहे इस नरसंहार के ऊपर दिखाई पड़ता है। एक इतिहासविद हैं, उनका नाम है एडवर्ड एन लुटवक। ये इतिहासविद हैं और मिडल ईस्ट के ऊपर इनका काफ़ी खास रिसर्च और स्टडी और निगाहें रहती है। इनका कहना है कि जो सीरिया के जो कोस्टल एरिया में जो किलिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर जो यूरोप और जो लिबरल वर्ल्ड है उनकी जो चिप्पी है वो कहीं न कहीं बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही हिपोक्रेटिकल है और डबल स्पीक है। ये कह रहे हैं कि जो अलवाइट है जो कि जो अलवाइट अल्पसंख्यक ग्रुप है उनको सुन्नी द्वारा जो वहाँ पे मारा जा रहा है उससे कहीं न कहीं उनके पूरी आबादी का खात्मा करने का इशारा भी दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि यूरोप की चुप्पी कोई प्रोटेस्ट किसी भी यूरोपीय देश में नहीं हो रहा है आज के तारीख में, जो कि गाज़ा में जब बमबारी हो रही थी वहाँ जब किलिंग्स हो रही थी तब यूरोप के कई सारे देशों में किलिंग्स हो रही थी। यहाँ तक कि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनको उनके खिलाफ कई सारे केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दर्ज करे गए कि मानवता के नरसंहार को लेकर के उनके ऊपर केस दर्ज करे गए, लेकिन सीरिया के ऊपर इन सभी यूरोपीय देशों में चुप्पी सी बनी हुई है।
अमेरिका का जो एक एबीसी न्यूज़ है, जो बहुत बड़ा चैनल है, उसने बताया कि तकरीबन 1300 लोगों को मारा जा चुका है 3 दिन के अंदर में। और इस न्यूज़ नेटवर्क ने ये भी कहा कि वीडियोज़ और चित्र ऐसे दर्दनाक हैं कि उन्हें दिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयभीत है, बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली स्थिति वहाँ पर है। मिडिल ईस्ट के कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सीरिया में अगर स्थिति सामान्य जल्द से जल्द नहीं करी गई, तो जो इराक का जो हाल हुआ था सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के बाद, वही हालात सीरिया में बन सकते हैं। इराक में आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट हो जाने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसने अपने पांव जमाए थे इराक में भी और सीरिया के कई सारे इलाकों में। ये जो आईएसआईएस है, ये आतंकी संगठन, इसने काफ़ी फैलाव किया मध्य पूर्व में, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक इनके फुटप्रिंट्स आए। और उसका कारण जो है कहीं न कहीं सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट का ही था। और सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट में भी अमेरिका का ही हाल था, क्योंकि उन्होंने अटैक करा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने से, जिसके कि कोई साक्ष्य या सबूत बाद में कभी कुछ मिला नहीं। एक फर्जी सा एक कारण बता करके उनके ऊपर अटैक करा गया था और तख्ता पलट किया गया था। वैसे ही स्थिति कहीं न कहीं सीरिया में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और आज की तारीख में चूँकि डोनाल्ड ट्रंप का एक आइसोलेशनिस्ट एक अप्रोच बन गया है कि अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोच रहा है, तो चूंकि नेतृत्व आज विहीन है विश्व में, ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, तो और यूनाइटेड नेशंस वो भी एक लगभग अपंग सा हो चुका है, हैंडीकैप हो चुका है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता भी खत्म सी हो रखी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार चल रहा है, तो वैसी स्थिति में जो सीरिया में गृह युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध तो हम नहीं कहेंगे, इसे नरसंहार ही कहेंगे। गृह युद्ध तो तब होता है जब दो पक्षों के बीच में या कई सारे पक्षों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हो। लेकिन यहाँ पर तो अभी जो जिहादी एलिमेंट्स हैं सीरिया में, उनके द्वारा ही एक खास जो शिया मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियंस हैं, जो कर्डिश जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को टारगेट करके उन्हें मारा जा रहा है। तो बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है सीरिया में। और आने वाले समय में जल्द से जल्द अगर हस्तक्षेप न करा जाए, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजा गया वहाँ पर, तो आने वाले समय में और भी लोगों के मारे जाने की आशंका और डर है। धन्यवाद।